तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 45 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जीनू किम की लाइफ का जो चौथा सबसे बड़ा इंसिडेंट होता है, हमें उसके बारे में भी बता दिया गया होता है। और ये वाला इंसिडेंट जीनू किम की लाइफ का बहुत ही ज्यादा बुरा इंसिडेंट होता है। इसलिए अगर आपने इसका पिछला चैप्टर नहीं देखा तो वो चैप्टर जरूर से देखना, ताकि आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ पाओ। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं फ्यूचर एंजल जीनू की स्पिरिट वाली दुनिया में होता है और जीनू की स्पिरिट एंजल को कहती है, तो तुम अब क्या सोचते हो? तुमने चौथा इंसिडेंट खुद अपनी आंखों से देख लिया है, तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? मुझे तो अब भी ये बात नहीं समझ आ रही है कि मुझे इतनी सारी दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ा। आखिर मैंने गलत क्या करा था? हो सकता है तेरे लिए चौथा इंसिडेंट सॉल्व करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाए, लेकिन मेरे पास तेरे को देने के लिए एक आइडिया है जिससे तू आसानी से इसको सॉल्व कर सकता है। मैं चाहता हूँ तुम सारे के सारे लोगों को जिन्होंने भी मुझे परेशान करा था, सबको सजा मिलनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि चौथा इंसिडेंट तू इस तरीके से सॉल्व करे कि मुझे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर लेना पड़े। अगर इस वाली टाइमलाइन में तूने मेरा ट्रांसफर दूसरे वाले स्कूल में होने से रोक लिया तो इसका मतलब ये होगा कि तुम जितने भी लोग थे जिन्होंने मुझे परेशान करा था उन सबको सजा मिलेगी। और अगर ये सब कुछ हो गया तो मैं समझूंगा कि चौथा इंसिडेंट सॉल्व हो चुका है। ठीक है एंजल, इस इंसिडेंट को सॉल्व करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करियो। इसके अगले सीन में हम देखते हैं फ्यूचर एंजल जीनू किम की बॉडी के अंदर आ चुका होता है और उसके साथ जीनू किम की लाइफ का चौथा इंसिडेंट स्टार्ट हो चुका होता है। यानी कि जिस वक्त हांगू स्कूल में अपनी बाइक लेके आ रखा होता है, हांगू अपने दोस्तों के साथ स्कूल की बगल वाली गली में सिगरेट पी रहा होता है और उसके साथ फ्यूचर एंजल भी होता है जो कि जीनू किम की बॉडी के अंदर होता है। हांगू फ्यूचर एंजल को यहाँ पे इसलिए लेके आया होता है ताकि फ्यूचर एंजल यानी कि जीनू किम उसको ये बता सके कि कहीं कोई यहाँ पे टीचर तो नहीं आया है। बट हांगू को खुद अभी टीचर का बुलावा आ चुका होता है, इसलिए हांगू को यहाँ से जाना पड़ता है। और हांगू अपनी नई बाइक की चाबी देता है फ्यूचर एंजल के हाथों में और उसे साफ साफ बता देता है कि ये चाबी तू किसी को भी नहीं देगा, अगर तूने किसी को दी तो तू पिटा। लेकिन अभी बिल्कुल पिछली वाली टाइमलाइन के हिसाब से जो पास्ट एंजल होता है वो भी यहाँ पे आ जाता है और हांगू की बाइक के ऊपर बैठ जाता है और पूछ रहा होता है कि हांगू की बाइक की चाबी किसके पास है। और इस वक्त फ्यूचर एंजल अपने मन में बोल रहा होता है, फोर्थ इंसिडेंट स्टार्ट हो चुका है। ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा जीनू की नहीं मेरा मतलब जैसा जीनू ने कहा था। ये आखिरी इंसिडेंट बाकी के इंसिडेंट की तरह नहीं है। जीनू ने पिछले इंसिडेंट में ही अपना सब कुछ खो दिया था, इसलिए यहाँ तक आते आते जीनू के बर्दाश्त करने की हिम्मत खत्म हो चुकी थी। उसने खुद को निपटाने के बारे में भी सोचा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। जब वो ऐसा कर रहा था तो मैंने उसको पकड़ लिया था और मैंने उसको दोबारा से परेशान करा था, जिस वजह से उसके हकलाने की भी आदत शुरू हो चुकी थी। और लास्ट में जीनू किम को अपना स्कूल ट्रांसफर करवाना पड़ा था। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ज्यादा है। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी वजह से इतना सब कुछ हुआ। मेरे पास्ट सेल्फ ने जीनू किम को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। पास्ट एंजल अब भी गुस्से में पूछ रहा होता है, मुझे दोबारा से बोलना ना पड़े, मुझे जल्दी से बताओ चाबी किसके पास है। और सिम्सन क्योंकि फ्यूचर एंजल का एक पालतू कुत्ते की तरह होता है, इसलिए वो कहता है, वो एंजल वो बाइक हांगू की है तो चाबी भी उसके पास होगी ना। लेकिन गीटे हरामखोर सिम्सन को हिलाते हुए कहता है, ओए सिम्सन आखिर तू क्या बोल रहा है? तूने खुद अपनी आंखों से देखा था हांगू ने वो चाबी जीनू किम को दी थी। सिम्सन कहता है, गीटे हरामजादे चुप हो जा, अगर तू कल का सूरज देखना चाहता है तो मुंह बंद कर अपना। और फ्यूचर एंजल अब भी यही सोच रहा होता है कि उसने पास्ट में कितने बड़े बड़े गुनाह करे हैं जिस बात का उसे अंदाजा भी नहीं था। और पास्ट एंजल अब भी बोल रहा होता है, चाबी किसके पास है बे? किसी भी चाबी नहीं है क्या? फ्यूचर एंजल परेशान होते हुए खुद से बोल रहा होता है, शिट, मैं भी अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने दे सकता। मुझे इस इंसिडेंट को सॉल्व करके अपनी बॉडी में वापस जाना है। मैं बहुत ही एफर्ट्स लगा के यहाँ तक पहुंचा हूँ। अब मैं सब कुछ बर्बाद नहीं होने दे सकता। मुझे सब कुछ अच्छे से करना होगा। चौथा इंसिडेंट स्टार्ट हो सके इसके लिए मुझे डाबिन से भी दूर होना पड़ा। मैंने जिनशॉल को बहुत ही बुरी तरीके से इग्नोर मारना स्टार्ट करा। मेरी कड़वी बातों की वजह से शुर्गी स्कूल नहीं आ रहा है। अभी मैं बिल्कुल वैसी पोजीशन में हूँ जब ये इंसिडेंट हो सकता है और हो रहा है, और अभी मुझे इसे सॉल्व करना होगा। मुझे बस इतना करना है, जितने भी लोगों ने जीनू को परेशान करा था उन सबको सजा मिलनी चाहिए। फ्यूचर एंजल तैयार हो चुका होता है इस इंसिडेंट को सॉल्व करने के लिए और वो पास्ट एंजल को चाबी निकाल के उसको दिखाते हुए कहता है एक अजीब सी स्माइल के साथ, हे एंजल, उस बाइक को दिखा दो कि बॉस तुम हो या फिर वो है। और ऑब्वियसली एंजल तो ये चीजें हमेशा से दिखाना चाहता है कि बॉस कौन है। बट इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो सीन जहाँ पे हांगू फ्यूचर एंजल के पेट में एक मुक्का मारता है और कहता है, हरामजादे, मैंने तुझे कहा था कि वो चाबी किसी को भी नहीं देनी। क्या तुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई मजाक हूँ? आखिर तूने वो चाबी दी क्यों? हरामखोर, सच सच बता, तूने वो चाबी एंजल को जानबूझ के दी ना ताकि एंजल मेरी बाइक को तोड़ दे। और ऑब्वियसली पिछली वाली टाइमलाइन की तरह पास्ट एंजल ने हांगू की बाइक को इस वाली टाइमलाइन में भी तोड़ दिया होता है। और पिछली वाली टाइमलाइन की ही तरह जीनू किम इस वाली टाइमलाइन में भी हांगू की मार खा रहा होता है। बस फर्क यह होता है कि इस वक्त जीनू किम की बॉडी के अंदर फ्यूचर एंजल है, इसलिए वो अपने मन में मार खा के बोल रहा होता है, मुझे मारने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया हांगू। पिछली वाली
टाइमलाइन में तूने भी जीनू को परेशान करा था, इसलिए इस वाली टाइमलाइन में मेरा तुझसे मार खाना जरूरी था। मैं समझ चुका हूँ कि मुझे इन सबको किस तरीके से सजा देनी है। मेरे लिए इस इंसिडेंट को सॉल्व करना आसान होगा जब तक कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है। और एंचोल की इस बात का मतलब ये होता है कि इस वाली टाइमलाइन में इस वक्त भी जो फ्यूचर एंचोल है उसने डाबिन, जिनशॉल और शुल्गी को खुद से दूर कर लिया है, यानी कि वो बीच में नहीं आएंगे और पास्ट चेंज नहीं होगा। पर इतने में ही फ्यूचर एंचोल को लगता है कि उसके पीछे डाबिन खड़ी है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर डाबिन यहाँ पे क्या कर रही है, क्योंकि अगर डाबिन यहाँ पे हुई तो फ्यूचर एंचोल का पूरा प्लान खराब हो जाएगा। बट फ्यूचर एंचोल का ये सिर्फ एक वहम होता है कि उसके पीछे डाबिन खड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए वो एक स्माइल के साथ अपने मन में कहता है, यकीन नहीं होता, अभी मैं सोच रहा था कि डाबिन यहाँ पे खड़ी है। लगता है मुझे किसी तरीके का ट्रॉमा हो चुका है, क्योंकि डाबिन अभी यहाँ पे नहीं है, इसलिए चौथा इंसिडेंट बहुत ही आराम से चल रहा है। बहुत अच्छे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो चौथा इंसिडेंट मैं आराम से सॉल्व कर दूंगा। तो खैर फ्यूचर एंचोल अपने प्लान के मुताबिक मार खा खा के जमीन में पड़ा हुआ होता है। एक वक्त की मार खा के फ्यूचर एंचोल चुपचाप से अभी यहाँ से जा रहा होता है दूसरे वक्त की मार खाने के लिए। इतने में ही गीडेबॉन्ग फ्यूचर एंचोल के पीछे से आता है और उसके सर पे मिल्क शेक का एक पैकेट फोड़ देता है, यानी कि फ्यूचर एंचोल की दूसरे वक्त की मार भी टेबल में लग चुकी होती है उसको खाने के लिए, मतलब फ्यूचर एंचोल खाएगा उसको। गीडेबॉन्ग कहता है, ओए जीनो किम, मैंने सुना है कि हांगू की बाइक एंचोल ने तोड़ दी है ना? हांगू मुझे बोल रहा था वो स्कूल के बाद तेरे घर जाने वाला है। हांगू तेरे घर तेरे पेरेंट्स से उस बाइक के पैसे मांगेगा। तुझे पता है वो बाइक बहुत ज्यादा महंगी थी, आखिर अब तू क्या करने वाला है? लेकिन फ्यूचर एंचोल अभी पूरी तरीके से रिलैक्स होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, गीटेबॉन्ग ये भी एक वो इंसान है जिसने जीनो किम को परेशान करा था। इसी के साथ गीटे फ्यूचर एंचोल के एक घुमा के रैपट मारता है और कहता है, मुझे ऐसे क्या देख रहा है हरामजादे? चल ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। मुझे लगता है तुझे ये बात कभी नहीं कहनी थी एंचोल को कि चाबी तेरे पास है। फ्यूचर एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है, तेरा भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मारने के लिए। चीजें अभी बिल्कुल पास्ट के हिसाब से चल रही हैं, लेकिन अगर जिनशॉल को मैंने खुद से दूर ना करा होता तो जिनशॉल अभी यहाँ पे भागते हुए आती और बिना मतलब के गीटेबॉन्ग को डीमैरिज दे रही होती, जिन डीमैरिज का कुछ मतलब ही नहीं होता। लेकिन साला मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं अंदर से चाहता हूँ कि जिनशॉल यहाँ पे होनी चाहिए थी। लेकिन चलो ये अच्छी बात है कि जिनशॉल यहाँ पे नहीं आने वाली। मेरे लिए एक काफी ज्यादा अच्छी बात है कि यहाँ पे बीच में कोई भी टांग अड़ाने नहीं आएगा जो कि मेरे प्लान को खराब कर सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हांगू फ्यूचर एंचोल को बिल्कुल पिछली टाइमलाइन की ही तरह उसका गला पकड़ के उसे ले जाता है जीनो किम के घर और कहता है, हरामजादे जीनू, यही तेरा घर है ना? साले गरीब, तुझे देख के तो ऐसा लगता है कि तेरे बाप के पास इतने भी पैसे नहीं होंगे कि वो मेरे बाइक के पैसे दे सके मुझे। और फ्यूचर एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है, सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा मैं सोच रहा था, ये तो बहुत आसान है, बस सब कुछ ऐसा ही चलता रहे और चौथा इंसिडेंट आराम से मैं सॉल्व कर दूंगा। अभी पिछली ही टाइमलाइन की तरह जैसे ही हांगू जीनू के फादर को देखता है तो जीनू के फादर बेड में पड़े हुए होते हैं। हालांकि इस वाली टाइमलाइन में जीनू के फादर ने अपने ऊपर कंबल ओढ़ रखा होता है और बिल्कुल पिछली टाइमलाइन की तरह कहते हैं, जीनू क्या तुम अपने दोस्त को अपने साथ लेके आए हो? हांगू कहता है, ओए जीनू, क्या ये तेरे फादर हैं? उन्हें क्या हुआ है? फ्यूचर एंचोल कहता है, वो दरअसल बात यह है कि उनकी कमर में चोट आई है। हांगू कहता है, अबे यार क्या ड्रामे हैं, इसका मतलब तू मेरे पैसे नहीं चुकाने वाला मुझे ना? तो खैर टूटी हुई कमर वाले जीनू के फादर से हांगू अभी पैसे कैसे ही मांग सकता था, इसलिए हांगू यहाँ से चला जाता है और फ्यूचर एंचोल जीनू के फादर को कहता है कि आप अब उठ सकते हो, वो लड़का यहाँ से जा चुका है। इसका मतलब इस वाली टाइमलाइन में जीनू के फादर की कमर नहीं टूटी है, बल्कि इस वाली टाइमलाइन में तो वो काफी ज्यादा अमीर है। जीनू के फादर कहते हैं, जीनू आखिर तुमने मुझे एक्टिंग करने के लिए क्यों कही? फ्यूचर एंचोल कहता है, बस डैड मैंने कर दी, मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछो। जीनू के डैड कहते हैं, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम मुझे और टिप्स दे सकते हो जिससे मैं बिटकॉइंस कमा सकूं? तो खैर इसके अगले सीन में फ्यूचर एंचोल स्कूल पहुंच चुका होता है। जैसे ही फ्यूचर एंचोल स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है हांगू जीनू के फादर की एक्टिंग कर रहा है बेंच में लेट के, यानी कि जीनू के फादर की कमर टूटने का मजाक बना रहा होता है बिल्कुल पास्ट वाली टाइमलाइन की तरह। और बाकी के बंदे ये सब कुछ देख के हंस रहे होते हैं और सिम्सन कहता है, हांगू क्या तुम्हें तुम्हारे पैसे मिले? हांगू कहता है, अबे नहीं यार, वहाँ मुझे बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी, मुझे इसलिए वहाँ से आना पड़ा। इसी के साथ हम देखते हैं डाबिन और शैंगबिन अभी कॉरिडोर में चलते हुए आ रहे होते हैं। डाबिन शैंगबिन को कहती है, तू मेरा पीछा करना बंद कर, जब देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है हरामजादा। मेरा तुझे डेट करने का कोई भी इरादा नहीं है, इसलिए यहाँ से दफा हो जा। और अभी बिल्कुल पास्ट वाली टाइमलाइन की तरह बाकी के लौंडे सब कुछ देख के बात कर रहे होते हैं। डाबिन कुछ समय से काफी ज्यादा उदास लग रही है, लगता है उसे किसी ने रिजेक्ट कर दिया है। मुझे लगता है शैंगबिन एक नंबर का गधा है जो उसके पीछे पड़ा है। और ये बात शैंगबिन ने सुन ली होती है और
काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पिछली वाली टाइमलाइन में भी ऐसा ही हुआ था और उस वक्त उसने बिना बात के जिनू किम को बहुत ज्यादा मारा था और फ्यूचर एंचोल उस चीज को रिपीट करना चाह रहा होता है क्योंकि जब वो चीज रिपीट होगी तभी चौथा इंसिडेंट पूरी तरीके से हो पाएगा। बट दिक्कत यह है कि इस वाली टाइमलाइन में शैंगमिन जिनू किम को देख के बहुत ज्यादा डरता है क्योंकि उसे पूरा शक है कि जिनू किम जो है वही पिंक मैन है। शैंगमिन अभी चिल्ला के गुस्से में बोल रहा होता है, आखिर अभी मेरे बारे में कौन बोल रहा था, हरामजादे सामने आ। फ्यूचर एंचोल कहता है, मैंने तेरे बारे में बोला था, ये बात मैं ही बोल रहा था कि तू एक नंबर का गधा है, जब देखो डाबिन के पीछे पड़ा रहता है। फ्यूचर एंचोल चाह रहा होता है कि शैंगमिन किसी भी तरीके से बस उसको मारे, लेकिन शैंगमिन के पसीने छूट रहे होते हैं और वो हकलाते हुए कहता है, क्या आखिर तूने क्या कहा? फ्यूचर एंचोल कहता है, क्या तेरे कान में कोई दिक्कत है क्या तू चाहता है कि मैं दोबारा से तुझे वो बात कह के बताऊं? अभी शैंगमिन जिनू किम को देख के डर रहा होता है, लेकिन अगल बगल के लोग आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि आखिर जिनू किम शैंगमिन से इस तरीके से बात कैसे कर सकता है और शैंगमिन उसे कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। और शैंगमिन कभी भी दूसरों की नजर में लूजर नहीं बनना चाहता और फ्यूचर एंचोल इसी बात का फायदा उठा के खुद को पिटवाना चाहता होता है। शैंगमिन लोगों की नजर में खुद को ताकतवर दिखाने के लिए डरते डरते जिनू किम को कहता है, क्या तू चाहता है कि मैं तेरा पिछवाड़ा तोड़ दूं? क्या तुझे पता नहीं कि कितना दर्द होता है मार खाने में? फ्यूचर एंचोल शैंगमिन को और ज्यादा चिढ़ाने के लिए कहता है, तू सिर्फ एंचोल का एक गुलाम है, उस हिसाब से तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। इसी के साथ शैंगमिन जैसे तैसे डरते हुए एक मुक्का मार देता है जिनू किम यानी कि फ्यूचर एंचोल के मुंह पे, जिस वजह से फ्यूचर एंचोल जमीन में गिर चुका होता है और शैंगमिन हैरान होकर खुद से ही बोल रहा होता है, क्या आखिर ये क्या है? क्या मैंने सच में जिनू किम को जमीन में गिरा दिया मार के? क्या मैंने उसकी ठुड्डी में मुक्का मारा था जिस वजह से वो जमीन में गिर गया? मुझे लगता है मैं इससे जीत सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। शैंगमिन का हौसला बढ़ चुका होता है, इसलिए वो जिनू किम यानी कि फ्यूचर एंचोल को भी लगातार मुक्के मारे जा रहा होता है। शैंगमिन मारते मारते अपनी भड़ास भी निकाल रहा होता है और कहता है, हरामजादे, कुछ समय से मैं तुझे कुछ बोल नहीं रहा था तो तू बहुत ज्यादा बदतमीज हो गया। हाँ। और फ्यूचर एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है, बहुत अच्छे, ऐसा ही चलता रहा तो फोर्थ इंसिडेंट मेरे लिए काफी ज्यादा आसान होने वाला है। मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे डाबिन, जिनशॉल और शुल्गी नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे अपने अंदर से इतना ज्यादा खालीपन महसूस क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे मेरा दिल दुख रहा है। अभी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा पास्ट में हुआ था और अभी भी ऐसा ही होना चाहिए था। उसके बावजूद भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किस बात का दुख है। और ऑब्वियसली शैंगमिन अब भी फ्यूचर एंचोल को जमीन में गिरा के उसके ऊपर मुक्के ही मुक्के बजाया जा रहा होता है और कहता है, कीड़े अब अपना मुंह चलाने की कोशिश कर, अब तू कुछ क्यों नहीं बोलता बे? शैंगमिन जोश में इतना होश खो बैठा होता है कि उसके गोटे स्टील के हो चुके होते हैं। माफ करना ये शब्द बोलने के लिए, लेकिन शैंगमिन अभी एक चेयर उठा लेता है फ्यूचर एंचोल को मारने के लिए। शैंगमिन ये चेयर उठा के फ्यूचर एंचोल के ऊपर मारने ही वाला होता है और कहता है, अगर तुझे मरने की इतनी ही ज्यादा जल्दी थी तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तेरी ये इच्छा बहुत पहले पूरी कर देता, हरामखोर। अभी अगल बगल से बाकी के बंदे बोल रहे होते हैं, हे शैंगमिन रहने दो, नहीं तो तुम उसको जान से मार डालोगे। इससे पहले कि शैंगमिन ये चेयर फ्यूचर एंचोल के ऊपर मारता, इतने में ही डाबिन यहाँ पे आ जाती है और इस चेयर को पकड़ लेती है और शैंगमिन को कहती है, शैंगमिन तुझे पता है मैं तुझे पसंद क्यों नहीं करती हूँ? हरामजादे, मैं तुझे पसंद इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि तू एक लूजर है। शैंगमिन कहता है, डाबिन आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? बीच में मत आओ। फ्यूचर एंचोल को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर डाबिन यहाँ पे क्या कर रही है, उसको तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। इतने में ही डाबिन फ्यूचर एंचोल के पास आती है, उसके सर पे हाथ रख के शैंगमिन को कहती है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि मैं इस इंसान की गर्लफ्रेंड हूँ। फ्यूचर एंचोल के लिए हैरानी वाली बात होती है, उसने तो डाबिन को रिजेक्ट कर दिया था, उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया था बर्थडे में आने का भी, उसके बावजूद भी डाबिन उसके साथ क्यों है अभी। और अभी अगल बगल के स्टूडेंट भी ये बात सुन के हैरान होते हैं कि डाबिन जिनू की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। लोग अभी आपस में शैंगमिन के बारे में बात करते हुए बोल रहे होते हैं, क्या इसका मतलब यह है कि शैंगमिन उस लूजर से भी हार रखा है फाइट में? नहीं, वो एंचोल से तो हार सकता है लेकिन उस लूजर से कैसे हार सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ये बातें सुन के शैंगमिन का इतना ज्यादा दिमाग खराब हो चुका होता है कि शैंगमिन डाबिन के ऊपर भी चेयर उठा के मारने वाला होता है उसका सर फोड़ने के लिए। पर इतने में ही जिनशॉल यहाँ पे आ जाती है और एक रैपट मारती है शैंगमिन के मुंह पे। जिनशॉल ने आज पहली बार किसी को डीमेरिट नहीं दिया होता और सीधा रैपट मार दिया होता है क्योंकि शैंगमिन डाबिन के साथ कुछ बहुत ही गलत करने की सोच रहा था। पर शैंगमिन एक नंबर का हरामखोर बंदा है, इसलिए वो जिनशॉल के ऊपर भी उसका सर फोड़ने के लिए चेयर मारने वाला होता है। पर इतने में ही उसके आगे आ जाता है शुल्गी मोटा और ये चेयर अपने ऊपर खा लेता है। और ऑब्वियसली शुल्गी को इस चेयर के हमले से कुछ भी नहीं हुआ होता क्योंकि वो मोटी चमड़ी का बंदा है। शुल्गी यहाँ पे आके जिनशॉल को कहता है, लगता है यही सही है कि आज तुमने किसी को डीमेरिट्स नहीं दिए, लेकिन इंसाफ करने वाली लड़की, क्या तुम्हें पूरा यकीन है ऐसा करना तुम्हारे लिए ठीक होगा? क्योंकि मैं यानी कि शुल्गी आज कुछ ऐसा करने वाला है जिस वजह से तुम उसे डीमेरिट दे सकती हो। जिनो कुन, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैंने कहा था ना मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। जिनशॉल, तुम्हें जो करना चाहिए अभी तुम्हें वो करो। जिनशॉल सीढ़ी बजा के कह दिया है,
क्लास मॉनिटर दरवाजा बंद कर दो। यानी कि जिन शॉलास डीमेरिट नहीं दे रही होती और डाबिन अपने हाथ से अपनी घड़ी निकालने लगती है ताकि वो शैंगमिन के रैप्टे बजा सके और कहती है, हनी तुम यहीं पे रुको, इस हरामजादे को हम सबक सिखाते हैं। यानी कि ये तीनों आ चुके होते हैं फ्यूचर एंचॉल की हेल्प करने के लिए, लेकिन इन तीनों के यहाँ पे आने का मतलब ये है कि जो चौथा इंसिडेंट है वो अब अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा क्योंकि पिछली वाली टाइमलाइन में ये तीनों यहाँ पे नहीं थे। इसलिए फ्यूचर एंचॉल को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसको किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए अभी। बट कहीं ना कहीं फ्यूचर एंचॉल को इस बात की खुशी होती है कि उसके दोस्तों ने अब तक उसका साथ नहीं छोड़ा है, क्योंकि ये दोस्ती वाली चीज उसने अपनी पिछली टाइमलाइन में कभी भी महसूस नहीं करी थी जब वो सच में एंचॉल की बॉडी में था, जब वो यानी अपनी बॉडी में था। शुल्गी फ्यूचर एंचॉल को कहता है, जीनू बोलो कि तुम जीना चाहते हो, तुम इन सबको सबक सिखाना चाहते हो, तुम हार नहीं मानोगे। और अपने दोस्तों का इस तरीके का सपोर्ट देख के फ्यूचर एंचॉल की भी आंखों से आंसू आ चुके होते हैं, जो कि किसी टाइम पे एक पत्थर दिल इंसान हुआ करता था। साथ ही में शुल्गी ने सिम्सन को यहाँ से डरा के भगा दिया होता है और शुल्गी ने अभी स्ट्रीट फाइट गेम के एक कैरेक्टर की तरह ड्रेस पहनी होती है फाइट करने के लिए यहाँ पे, और वो शैंगमिन के ही स्टाइल में शैंगमिन को कहता है, शैंगमिन मैं तुझे अब मारने वाला हूँ, इसलिए तुझे गिनना होगा मैंने तेरे कितने मारे। साथ ही साथ में वो हांगू और गीटे को भी कहता है कि तुम्हें भी गिनना है कि अब मैं इसको कितना मारूंगा। यानी कि छुपन छुपाई अब खत्म हो चुकी है और लूजर और बुलीज एक दूसरे के आमने सामने हैं और चौथा इंसिडेंट नहीं हो पाएगा। फ्यूचर एंचॉल को इस बात का डर है, बट कम से कम उसके दोस्त उसके साथ हैं, इस बात की खुशी भी है। तो ठीक है गाइज, ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।